जय हिंद। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से जो टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं पिस्टल के बारे में, और इससे भी अगर सिंपल वर्ड हम इस्तेमाल करें तो हम लोग गाइनोइसियम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबको पता होगा एक्चुअली ये जो वर्ड है गाइनोइसियम, इसके अंदर भी दो वर्ड है। पहला वर्ड है गाइनी और दूसरा वर्ड है इसियम। गाइन का मतलब ही होता है फीमेल, इसियम यानी सेक्सुअल ऑर्गन। यानी गाइनोइसियम कहने का मतलब क्या कि हम फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में बात करना चाहते हैं। और जैसे ही फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है, यानी गाइनोइसियम का जो सिंगल यूनिट है, उस यूनिट को हम लोग नाम क्या देते हैं? पिस्टिल, या कई लोग इसे कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम इसी पिस्टिल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिस्टिल के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं या फिर ओव्यूल भी बोलते हैं, हम इस ओव्यूल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। आखिर एम्ब्रियो सैक के अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, इस सारी बातें करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर। देखते हैं। द गाइनोइसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मैंने आपको बताया था कि जो गाइनोइसियम है, गाइनोइसियम एक तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी अवेलेबल है। द गाइनोइसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। अगर सिर्फ एक ही पिस्टिल होगा तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब एक, कार्पेल मैंने बोला था, पिस्टिल की जगह पर कार्पेल वर्ड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, इसके लिए वर्ड क्या दे रहे हैं? मल्टी कार्पेलरी, एक से ज्यादा। व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब यहां एक से ज्यादा होगा, द पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर, पिस्टिल फ्यूज होगा। जैसे सीन कार्पस कंडीशन, सीन का मतलब ही क्या होता है? फ्यूज्ड, और कार्पल यानी कार्पस, यानी जब एक से ज्यादा पिस्टिल हो और आपस में सबके सब फ्यूज्ड हो, इसके लिए वर्ड क्या दे रहे हैं? सीन कार्पस। और हो सकता है कार्पेल का नंबर, पिस्टिल का नंबर ज्यादा हो और सब एक दूसरे से फ्री हों, और मे बी फ्री, है ना, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एपोकार्पस। एपो का मतलब ही होता है फ्री, और कार्पस यानी कार्पेल। ईच पिस्टल हैज थ्री डिफरेंट पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। आपको पता होगा कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा एक तरीके से लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टिग्मा। और स्टिग्मा क्या करता है? जब पॉलन ग्रेन्स आता है तो इसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, यानी एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पॉलन ग्रेन्स। ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। और नीचे की तरफ जो फूला हुआ दिखाई दे रहा है, स्वेलन पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर फाइनली फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बड़ा ही स्पेशल तरीके से होता है, ऊपर डिस्कस करेंगे। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, यानी स्टिग्मा क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है कि पॉलन ग्रेन्स आए और यहां पर लैंड करे। द स्टाइल इज एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे है सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो स्टाइल है सॉलिड होता है, ऐसे नहीं, कई लोग इसे समझते हैं कि हॉलो होता है, हॉलो नहीं होता है। The basal bulge part of the pistil, that is called the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity. Ovarian cavity है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्यूल, है ना। The placenta is located inside the ovarian cavity. Ovarian cavity के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। Recall the definition and types of placentation. अपन जब पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़े थे 11th क्लास में, तो वहां पर प्लेसेंटेशन का टाइप मार्जिनल, एक्सियल, सेंट्रल, आपको याद आ रहा होगा, बेसल, ये अलग अलग टाइप का प्लेसेंटेशन हमने पढ़ा था। दैट इज स्टडी इन क्लास 11th। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। मेगा का मतलब बड़ा, स्पोरेंजिया यानी चेंबर। जिस बड़े चेंबर को हम लोग सीधा का सीधा नाम क्या देते हैं? ओव्यूल, कॉमनली called ovule. The number of ovule in an ovary may be one. Ovule का नंबर सिर्फ एक हो सकता है, जैसे wheat, paddy plant, mango plant। हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप यहाँ पर ऊपर डायग्राम देख सकते हैं
ये जैसे एक नॉर्मल पिस्टिल का है जिसमें ऊपर स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल स्टाइल दिखाई दे रहा है, नीचे ओवरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ये वाला कंडीशन देखो कि यहाँ पर पिस्टिल का नंबर ज्यादा है और सारे के सारे पिस्टिल फ्यूज हो चुके हैं। ये कंडीशन किसका है? तो सीन कार्पस का कंडीशन है। ठीक है, थर्ड वाला कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिस्टिल का नंबर एक से ज्यादा है और सारे के सारे फ्री हैं, यानी हम किसका कंडीशन बोल सकते हैं? एपोकार्पस का कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये जो डायग्राम है ये ओव्यूल का डायग्राम है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यानी ये जो दोनों है ये इंटेगमेंट कहलाता है। बाहर वाला आउटर और अंदर वाला इनर इंटेगमेंट। इंटेगमेंट के ठीक नीचे एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ एक सेल्स का ग्रुप है, टिश्यू है, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं? न्यूसेलस। थोड़ा नाम, इस नाम को ध्यान से आप देखना, क्योंकि बच्चे न्यूसेलस और कई बार न्यूक्लियस में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसे जल्दी में न्यूक्लियस भी पढ़ जाते हैं। ठीक है, इस न्यूसेलस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? यह स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है जो आगे चल करके प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है फ्यूनिकल, और ये हाइलम जंक्शन है प्लेसेंटा और फ्यूनिकल के बीच का। अब इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में दो जंक्शन है, दो पोल है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। एक पोल जहां पर एक जो इंटेगमेंट है, इंटेगमेंट आकर के ओपन होता है और यहाँ पर एक हल्का सा पोर, यहाँ रास्ता खुला रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इसके जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चैलेजल पोल। यानी ओव्यूल में दो एंड होता है, दो पोल होता है, एक को हम लोग बोलते हैं चैलेजल पोल और एक को बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। क्लियर है? लैंग्वेज देखते हैं। देखिए मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk that is called the funicle. The body of the ovule fuses with the funicle and that is called the hilum. ध्यान रखना है ना, कि जो ओव्यूल है जिस स्मॉल स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है उसका नाम क्या? फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल, यानी ओव्यूल का जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से जिस पोजीशन पर अटैच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स, ए लाइन कीमती है, दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का ये जंक्शन है। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप दैट इज कॉल्ड द इंटेगमेंट, यानी ओव्यूल के बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेगमेंट। Integument encircle the nucellus except at the tip where a small opening that is called the micropyle, यानी माइक्रोपाइल के पास integument present नहीं होता है। Opposite the micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule, यानी जो माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट में क्या प्रेजेंट है? चैलेजा, और चैलेजा क्या रिप्रेजेंट करता है? ओव्यूल का निचली सतह, बेसल पार्ट। Enclosed within the integument is a mass of cell that is called the nucellus, यानी इंटेगमेंट के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, जो मास ऑफ सेल यानी टिश्यू जो प्रेजेंट है, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस। और न्यूसेलस का नेचर जरूर ध्यान रखें, ये कैसा होता है? पैरेनकाइमेटस होता है। Cells of the nucellus have abundant reserve food material. Located in the nucellus is the embryo sac और female gametophyte. यानी इसी न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, यानी एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, और ये एम्ब्रियो सैक कहां से बना होता है? किसी एक मेगास्पोर से डेवलप करके क्या बन चुका होता है? एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? अब ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता कैसा है? मेगास्पोरोजेनेसिस, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर जेनेसिस, का मतलब फॉर्मेशन, यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है? देखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल दैट इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, यानी जो ओव्यूल है, ओव्यूल में से कोई एक मेगास्पोर मदर सेल
मैच्योर करने लगता है, ग्रो करने लगता है और पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में ध्यान रखना है, लाइन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, यानी जो न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर रीजन है उनमें से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है और आगे चलकर क्या बना देता है, मेगास्पोर। दे रखा है इट हैज अ लार्ज सेल containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiotic division, यानी इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। और जैसे मियोसिस होगा, हमको पता है मियोसिस के बाद क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है और एक सेल से टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा तो ये मेगास्पोर कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। What is the importance of the megaspore mother cell undergoing meiosis? वही हैप्लॉइड क्रिएट कंटेन करना। meiosis results in the production of 4 megaspore, ये भी मैंने बता दिया, 1 से 4 मेगास्पोर बनेंगे। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट की बातें करते हैं। अब ये जो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर के अंदर फर्दर चेंजेस चलता है। थोड़ा सा पहले हम डायग्राम को देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में, कि ये न्यूसेलस को रिप्रेजेंट कर रहा है और न्यूसेलस में से कोई एक माइक्रोपाइलर एंड से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगता है। इसमें डायड बनता है, फिर टेट्राइड बनता है, 4 सेल बना, 1 2 3 4 सेल बना। अब चारों में से कोई भी एक सेल, बाकी 3 तो डिजेनरेट कर जाते हैं, है ना, एक सेल बच जाता है। अब मान के चलो कि यही स्ट्रक्चर है, ये मेगास्पोर है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, तो देखो मेगास्पोर अभी भी सेल एक है, न्यूक्लियस एक है यहाँ पर। अब देखो सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 हो गया और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर चला गया। अगले में फिर से देखो, फिर से न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड किया, यानी कैरियोकाइनेसिस हुआ। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग नाम क्या देते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ। और कैरियोकाइनेसिस के बाद अब देखो 2 न्यूक्लियस इधर, 2 न्यूक्लियस इधर, यानी टोटल 4 न्यूक्लियस हो गए। फिर से इसमें देखो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किया, 4 न्यूक्लियस इधर, 4 न्यूक्लियस इधर, और सेल अभी भी एक है। लेकिन अब क्या होता है कि दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। और अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, यानी सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। अब देखो फाइनली इस डायग्राम में आपको क्लियर अच्छे से समझ आएगा कि ये चैलेजल एंड है, चैलेजल यानी बेसल एंड है, ये बात हम सबको पता है, चैलेजल एंड यानी बेसल एंड है, ठीक है। अब इधर 3 न्यूक्लियस बचा, मैंने क्या बोला, 3 न्यूक्लियस इधर बचा, एक तो सेंटर में आ गया, और साइटोकाइनेसिस के बाद 3 न्यूक्लियस 3 सेल, और तीनों सेल का नाम क्या, एंटीपोडल। क्लियर है। इधर भी 3 सेल आपको दिखाई दे रहा है, एक सेल देखो यहां पर, दूसरा सेल यहां पर, और एक सेल इसके पीछे है ना, जो पीछे है, जो बड़ा है, इसका नाम है एक सेल, और जो आगे सामने दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोल रहे हैं सिनर्जिड्स। क्लियर है। और एग और सिनर्जिड्स को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस भी बोलते हैं, दोनों को मिलाकर के हम लोग एग एपरेटस भी बोलते हैं। यहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिल्लीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है। अब जो बीच में एक बड़ा सा सेल दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा सेल का नाम होता है सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि एक एक न्यूक्लियस दोनों साइड से सेंटर में आया था। अब 2 न्यूक्लियस का नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो पोलर न्यूक्लियस, सारे न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड, सबके सब हैप्लॉइड है, ठीक है, सबके सब हैप्लॉइड है। अब देखो आप यहाँ पर टोटल 7 सेल है, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेल, दूसरा सेल, मैं थोड़ा सा हाईलाइट अलग कर, एक सेल, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, हाँ देखो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, एक बड़ा सा चौथा सेल, 5वां, 6वां और ये 7वां सेल। यानी यहां पर आप देखो तो 7 सेल है, 7 सेल्ड है, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 न्यूक्लियट। ये स्टेज को आपको ध्यान रखना है कि यही एम्ब्रियो सैक है, इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये जो एम्ब्रियो सैक का कंडीशन वो कैसा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर है। आगे बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। देखा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट में इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। यानी जो 4 मेगास्पोर बना उनमें से 3 तो डिजेनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल रह जाता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर
डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट कर पाता है, जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो कि एक ही मेगास्पोर से डेवलपमेंट हुआ इसलिए नाम क्या दे रहे हैं, मोनोस्पोरिक। What will the ploidy of the cell of the nucellus? Nucellus के सेल्स का प्लॉइडी क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल ए भी डिप्लॉइड होता है, फंक्शनल मेगास्पोर ए हैप्लॉइड होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट यानी जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि n+n+n, है ना। एक कंडीशन तो ये होगा एंटीपोडल वाला का, फिर से n+n और फिर से नीचे n+n+n। याद आ रहा है, पोलर न्यूक्लियाई का हो जाएगा, इसमें एक सेल होगा और 2 सिनर्जिड्स होंगे, सबका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। आगे लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली to form 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stage of the embryo. Clear है? It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है लेकिन तुरंत सेल वॉल यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. ये लाइन बहुत कीमती है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है लार्ज सेंट्रल सेल के नीचे प्रेजेंट है, बिलो प्रेजेंट है। ध्यान रखना है, ये लाइन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. इस egg apparatus के अंदर क्या क्या है? Consist of 2 synergid and 1 egg cell. The synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus. उसका नाम क्या? filiform apparatus. और ये काम क्या करता है? Which play an important role in guiding the pollen tube during the time of pollination into the synergids. यानी ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है, इस फिलिफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? पॉलिन ट्यूब को गाइड करना इनटू द सिनर्जिड्स। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। 3 cells are at the chalazal end and are called the antipodal. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei, thus a typical angiosperm embryo sac. और एम्ब्रियो सैक का एक नाम और क्या बोले थे कि फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर है? एट मैच्योरिटी जब मैच्योर हो जाता है तो ये कैसा दिखाई देता है? दो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, यानी जो 8 न्यूक्लियस है इस 7 सेल के अंदर डिवाइडेड है। तो ये तो था मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ये तो था पिस्टिल के बारे में, गाइनोइसियम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो आपके नीट के लिए हेल्पफुल लगता है या फिर आप और किसी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर करें वीडियो को, अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को ही बताएं। ऐसे पूरे एनसीईआरटी का सीरीज मैं इस चैनल के अंदर लाने जा रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।